स्टूडेंट्स, सो आज हम शुरू करने वाले हैं डिडक्शंस, राइट। डिडक्शंस का मतलब क्या है, सेक्शन 80 क्या है, सेक्शन 80C से 80U क्या है, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज डिडक्ट? डिडक्ट का मतलब क्या है? माइनस करना। डिडक्शन का सीधा मतलब है माइनस करना। एक चीज होती है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब प्लस ही नहीं किया तो माइनस करने की बात ही गई, राइट। दो चीजें हैं इनकम टैक्स में। पहली चीज है डिडक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शंस, या हम एक बोलते हैं इनकम इज एग्जेम्प्टेड। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब हमने प्लस ही नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम से चाहे आप करोड़ कमा लो, 2 करोड़ कमा लो, 3 करोड़ कमा लो, जितना कमाना है कमा लो, वो इनकम कभी भी आपकी टैक्स होगी ही नहीं, राइट। बट डिडक्शन का मतलब क्या है? हमने इनकम को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड किया, ऐड किया, हमें ग्रॉस टोटल इनकम पर पहुंचे, और अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कुछ डिडक्शंस हैं, राइट। डिडक्शंस का क्या मतलब है कि कुछ अमाउंट हम उस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। माइनस करने से क्या होगा? हमारी इनकम उतनी ही कम शो होगी। जितनी इनकम कम शो होगी उतना ही इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एक अच्छा बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि उतना ही उसको टैक्स कम देना, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अगर हमको माइनस ही करना है तो डिडक्शन ही देनी थी, तो इनकम का इतना बड़ा कैलकुलेशन किया क्यों हमने? पहले सैलरीज में से इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम, फिर हमने कैपिटल गेन्स में से, है ना, आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड व्हाटएवर, एंड पीजीबीपी, राइट। ये 5 हेड्स में से हमने इनकम उठा ली। इन द एंड उसको माइनस क्यों करना? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक थॉट प्रोवोकिंग, आप कह लो, एक मैसेज है कि गवर्नमेंट कहती है कि इनकम एक इंडिविजुअल की है। इनकम एक इंडिविजुअल की है। अगर वो इंडिविजुअल अपनी इनकम को रिस्पॉन्सिबली केटर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है, राइट, सेविंग्स नहीं कर रहा, तो क्या उसका असर सिर्फ इंडिविजुअल पर ही रहेगा? नो, उसका असर पूरी कंट्री पर, पूरी इकोनॉमी पर जाएगा, राइट। टू इनकलकेट अ रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर बिहेवियर, मतलब कि वो साथ साथ में कुछ सेविंग्स भी करे, साथ साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करे, राइट, साथ साथ में कुछ इक्विटी शेयर्स भी ले ले। उसको इनकलकेट करने के लिए डिडक्शंस दी जाती हैं कि लोगों में इंकरेजमेंट हो। नहीं तो अगर ये आप कह लो कि फॉर एग्जांपल डिडक्शंस नहीं है, 1 करोड़ है, राइट, 1 करोड़ इनकम आ गया है, उस पर सारा टैक्स दे दिया, तो एक इंडिविजुअल क्या सोचेगा? एक रैशनल इंडिविजुअल, भाई मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं पैसे, राइट। इससे अच्छा ये है कि मैं सारी अपनी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर कर दूं। एटलीस्ट मुझे गवर्नमेंट को फ्री में टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या फायदा है गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए? तो एक इंडिविजुअल ऐसा ना सोचे, वो इनकरेज हो कि नहीं भाई, आपने इनकम अपनी कमाई है, वेल एंड गुड, वो आपकी खुद की इनकम है, प्लस आपको इनकरेज भी करना है हमने कि आप पैसे को बचाएं, सेव करें, आगे इन्वेस्ट करें, ताकि एक मनी फ्लो चलता रहे इन द इकोनॉमी, रिसेशन जैसी कंडीशन ना आए। अगर सभी पैसे ब्लॉक करके रख लेंगे अपने पास तो रिसेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाई जाएंगे, लोग अपने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा लेंगे, तो इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसको डिस्करेज करने के लिए डिडक्शन आर के, राइट। और इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूं तो इंडियन सोसाइटी में हमारे को शुरू से ही सेविंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाती है कि सेविंग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जितना भी आप कमाते हो आपको सारा नहीं खर्चना होता। तो इंडिया में इस चीज को इंकरेज करने के लिए इतना ज्यादा आप कह लो एफर्ट नहीं लगा है गवर्नमेंट का। बट अगर मैं बाहर की बात करूं तो वहां पर एफर्ट लगता है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद डिडक्शंस। ओके, अब इसमें करना क्या है? इसमें करना कुछ नहीं, हम एक ग्रॉस टोटल इनकम पर आ चुके हैं। ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज जीटीआई। अब ये जीटीआई पर हम कैसे पहुंचे? हमने इनकम फ्रॉम ऑल द 5 हेड्स कैलकुलेट किया, हमने इनकम फ्रॉम ऑल द 5 हेड्स ऐड किया, और यहाँ पर एक अमाउंट किया। अब क्या ये जो अमाउंट पर हम पहुंचे सभी पर टैक्स देंगे, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल, उसका कोई हाउस लोन चल रहा हो, उसकी किस्त जा रही हो, उसके पैसे में से अपने पैसे तो ऐड कर लिए पर वो किस्त तो ऐड की नहीं कहीं पर। हो सकता है उसने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया हो, हमने इनकम तो ऐड कर ली और उसका प्रीमियम भी तो जा रहा है ना, राइट। उसके खर्चे भी तो है, कुछ जेन्युइन खर्चे, उसका प्रीमियम जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस का। वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता? एक तरफ से वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी दे, अपने हाउस की किस्त भी दे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी दे, और दूसरी तरफ से टैक्स भी पूरी इनकम पर दे, तो ये तो किसी भी तरह से आप कह लो इंसाफ ना हुआ। तो इन चीजों को कर्व करने के लिए डिडक्शन होती है, राइट। और ये डिडक्शन का जो सेक्शन है वो जाता है 80C से
वैसे तो बहुत डिडक्शंस है, बट जो हमारे लिए रेलेवेंट है 80C से 80U तक, इट गोज फ्रॉम 80C टू 80U, राइट। नाउ अब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आता है दैट द incomes which are not eligible, incomes which are not eligible for deductions. Incomes which are not at all available on they are that are not eligible for deductions, वो कौन कौन सी incomes है, right? सबसे पहले जो हमारा short term capital gain है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर आपको पता हो 20% फ्लैट रेट है, फ्लैट टैक्स रेट है, जो लगता है इस पर कोई भी डिडक्शन नहीं अवेलेबल होगी, राइट। देन इज कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स की अगर मैं बात करूं तो कैजुअल इनकम्स का मतलब क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ठीक है, गैम्बल करना, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्सेस, ऐसी इनकम है, उस पर भी फ्लैट रेट है 30% का, तो उस पर भी कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी, राइट। सो सिर्फ ये तीन ऐसी इनकम्स है जिन पर डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल, बाकी सारी इनकम्स पर डिडक्शंस आर अवेलेबल, राइट। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन, लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन, राइट। अगर मैं बात करूं डिडक्शंस की, तो डिडक्शंस के बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। डिडक्शंस के जो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज, आप कह लो तो सब टाइप्स कह लो। तो फर्स्ट जो टाइप है अंडर डिडक्शन का, वो है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, ये जाता है सेक्शन 80C से 80GGC तक, राइट। और दूसरा जो टाइप होता है वो डिडक्शंस का, वो है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, राइट। ये जाता है सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये जहां से जाएगा 81A, और यू कैन से IA to 80U, हो गया ना पूरे सेक्शंस पूरे 80C से 80U तक पहुंच गए। अब इनका मतलब क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स इज द फर्स्ट कैटेगरी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स इज द सेकंड कैटेगरी। पेमेंट्स का मतलब क्या है कि पैसे कमा लिए हैं एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने पूरे साल में, राइट। अब उसने अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए कुछ आप कह लो इंश्योरेंस कराई हुई है, कुछ हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराई हुई है, राइट। कुछ उसने घर बनाने का उसका सपना था, उस घर बनाने के लिए उसने होम लोन उठाया है, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, राइट। मतलब क्या है, वो इनकम कमा रहा है, इनकम में से कुछ जेन्युइन रीजन के लिए वो पेमेंट्स कर रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को डिडक्शन देनी चाहिए क्योंकि इनकम उसकी ऑलरेडी कम हो रही है। अगर उसकी किस्त है, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट है 20,000 रुपया और सैलरी है उसकी 1 लाख, तो इन हैंड उसको 80,000 ही वो स्पेंड कर पा रहा है अपनी जो डेली नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। उसकी 1 लाख सैलरी नहीं है अभी, क्योंकि 20,000 इज फिक्स्ड इन इंस्टॉलमेंट, राइट। नाउ द सेकंड कैटेगरी इट कम्स एज डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अब वो कहता है कि कुछ इनकम है जिनके ऊपर डिडक्शंस ही लगती हैं, राइट। अगर आप कोई इनकम कमा रहे हैं तो वो इनकम हम माइनस कर देंगे इन द एंड, जाकर वो इनकम हम आपकी ट्रीट ही नहीं करते। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस अंडर वन बाय वन। तो पहले हम करेंगे सेक्शन नंबर 80C जो कि डिडक्शंस इन पेमेंट्स, राइट। सो लेट अस डिस्कस सेक्शन 80C डिडक्शंस इन पेमेंट्स। If I talk about section number 80C, that is deductions in payments का ये सब कैटेगरी नंबर 1 में आता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं ये सेक्शन को डाला क्यों गया है इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसका सिर्फ एक ही मोटिव है इस सेक्शन का, टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द टैक्स पेयर, ताकि वो अपने सारे का सारा पैसा खर्च ना कर दे, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज ना कर दे, उसको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। उसके लिए सेक्शन नंबर 80C दे दिया गया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। इसमें जितना मैक्सिमम डिडक्शन कितना जाता है पूरे साल का, तो मैक्सिमम डिडक्शन जाता है ₹1,50,000। इस 1,50,000 ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम, जितना भी आपका टैक्सेबल इनकम बनता है उसके ऊपर, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या कवर है, लेट अस डू वन बाय वन। इसके अंदर कवर क्या क्या है, कौन कौन से सेक्शन कवर है इसके अंदर, सॉरी कौन कौन से प्रोविजन कवर है। सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड है, राइट,
अगर कोई पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, मतलब कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी मतलब कि अगर हम जहां पर काम कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि हम कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं, राइट, कोई जॉब कर रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन ऑफ मनी हमारी इनकम में से माइनस होता है, कुछ पोर्शन हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो वो जो कुछ पोर्शन है जो इन्वेस्ट होता है आगे, वो हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उतनी हमारी कैश इन हैंड सैलरी कम आई, राइट। अब ये तो हो गया लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड। अब जो लोग जॉब नहीं करते, जो अपना बिजनेस करते हैं या घर पर ही रहते हैं, उनको भी तो सेविंग्स चाहिए, वो क्या करें? तो उसके लिए क्या होता है, पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय पीपीएफ? ये सब, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं जो इंडियन रेजिडेंट है, तो अपनी लाइफ टाइम में वो एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, राइट। और वो किसी भी सरकारी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से खुल जाएगा। अब वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन उस पीपीएफ अकाउंट में डाली जाएगा, राइट। और इन द एंड ऑफ द मेच्योरिटी उसको वो सारे पैसे कंप्यूटेड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ उसको मिलते हैं, राइट। बट यही एक दिक्कत है पीपीएफ में कि पीपीएफ में जो ब्लॉक रेट है, मतलब लॉक इन पीरियड ऑफ मनी है, वो 15 है, राइट। जॉब के केस में तो जितने साल आप जॉब करोगे उतने साल ही होगा, राइट। लेकिन पीपीएफ के अकाउंट में इट इज 15 ईयर्स। बट एक नॉर्मल सिटीजन को भी हमने प्रोविडेंट फंड दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। तो अगर किसी एम्प्लॉय का पीएफ या पीपीएफ अकाउंट है, राइट, तो उसको 1.5 लाख तक की जो डिडक्शन है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने पीपीएफ अकाउंट में डाले थे पिछले साल 2.5 लाख रुपए, उसने अपने पीपीएफ अकाउंट में डाले थे 2.5 लाख रुपए। अब ये सेक्शन क्या कहता है, कितनी डिडक्शन मिलेगी, कितनी रिडक्शन मिलेगी? तो 1.5 लाख की रिडक्शन हो जाएगी, ये लाख रुपया जो है उसकी रिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट का अमाउंट का मतलब ये, पैसे चाहे डाल दो इसमें, पर 1.5 लाख तक की आपकी अमाउंट की रिडक्शन मिल जाएगी, उसके ऊपर नहीं होगा, राइट। क्योंकि ऐसे तो फिर आप जितना पैसा डाली जाओगे उसकी अपनी इनकम कम शो करी जाओगे, फिर इनकम टैक्स तो भरेगा ही। देन इसमें जो सेकंड नंबर ऑफ पॉइंट आता है अंडर 80C, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी किसी भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं, राइट। अगर असेसी ने, असेसी मतलब जो टैक्स पेयर है, खुद के लिए लिया है, ओन सेल्फ के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है, राइट, अपने स्पाउस के लिए लिया है, हस्बैंड ने वाइफ के लिए, वाइफ ने हस्बैंड के लिए, या चिल्ड्रन के लिए लिया है, तो ये फैमिली की डेफिनेशन है अंडर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C। खुद के लिए, स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, तो उसके लिए डिडक्शन कैसे है वो देख लेते हैं हम। इट इज 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख तक की पॉलिसी ली है, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये, राइट। और इसका प्रीमियम हर महीने जाता है फॉर एग्जाम्पल 500, पूरे अगर मैं बात करूँ साल का तो 6,000 हो गया। तो दोनों में से कौन सा कम है, 1 लाख और 6,000? तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो 6,000 रुपीज जो है वो उसके अमाउंट, राइट, और उसकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या क्या सेक्शंस आ रहे हैं, क्या क्या सब प्रोविजन है, कि अपने लिए पॉलिसी ली हो, स्पाउस के लिए ली हो, बच्चों के लिए ली हो। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करता है ये, अमाउंट ये कैलकुलेट करता है या तो 10% और सम एश्योर्ड का, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% 1 लाख हो गया। प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल हर महीने 500 जाता है, तो हम इनकम टैक्स में साल की कैलकुलेट करते हैं, तो 500, तो 500 × 12, 6,000, तो दोनों में से कम क्या है, 6,000 रुपया, राइट। तो 6,000 रुपया उसकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा, राइट। अब अगर तो पर्सन को, नॉर्मल पर्सन है, राइट, बट अगर कोई पर्सन को डिसेबिलिटी है, इन दिस केस इफ अ पर्सन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो ये 10% का सम एश्योर्ड बन जाएगा, 15% ऑफ सम एश्योर्ड, ये 10% का सम एश्योर्ड बन जाएगा, 15% का सम एश्योर्ड और प्रीमियम अमाउंट विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस मतलब कि हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी तो पैसे कमाने हैं, तो जो भी अमाउंट कम हो गया वो उठाएंगे, राइट। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो 10% और प्रीमियम विच एवर इज लेस, एंड दिस इज एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, राइट।
और अगर मैं बात करूं एक डिसेबिलिटी वाले पर्सन की, so it is 5% of the sum assured or the annual premium whichever is less, right? तो इसके आगे वाले प्रोविजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।